हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, हम आपके लिए जो बच्चे सेलेक्ट हो चुके होते हैं, जो उन्हें लेकर आते हैं, हर बार की तरह आज फिर हम ऐसे कैंडिडेट को लेकर आए हैं जो यूपी पुलिस में जो होने के साथ साथ रेलवे में भी सिलेक्ट है। तो आज हम उनसे पूछेंगे उनकी सफलता का राज, कि उन्होंने कैसे दोनों जगह सिलेक्शन लिया और किस तरह उन्होंने अपनी प्रिपरेशन की। तो सर आप कहिए थोड़ा बताइए। मेरा नाम रंजीत सिंह है और मैं फिलहाल अमृतसर वर्कशॉप असिस्टेंट के पद पर कार्यरत हूँ। तो सर जैसे कि आपने ग्रुप में फॉर्म फिल किया था, तो आपके जोड़ की जो कट ऑफ थी वो क्या रही थी? जो जो दिल्ली बोर्ड की कट ऑफ रनिंग के लिए लगी थी वो शुरू में 60 पे लगी थी और जो फाइनल कट ऑफ लगी थी वो 64 लगी थी और मेरे जो मार्क्स थे वो 68 थे। तो सर जैसे कि हमने सुना है कि दिल्ली बोर्ड का कंपटीशन बहुत हाई लेवल का रहता है, तो आपने किस तरह अपनी तैयारी रखी? तो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। पहले तो मैं ऑफलाइन कोचिंग जाता था सहारनपुर में, तो फिर लॉकडाउन की वजह से फिर घर ही प्रिपरेशन करने लगे और फिर ऑनलाइन ऑनलाइन का ज्यादा क्रेज आ गया, तो फिर मैं घर ही प्रिपरेशन करता था बैठ के सेल्फ स्टडी। तो जैसे कि हमारे जो युवा है वो तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, तो उन्हें किस तरह तैयारी करनी चाहिए? ऑफलाइन से ज्यादा फायदा है या ऑनलाइन से ज्यादा फायदा है? देखो वो तो जिसे जहाँ से समझ में आता है वो वहां से पढ़ लेना चाहिए, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों से। तो कुछ ही जैसे आपके क्या ना हमारे दिमाग में एक बुक होती है कि ये बहुत बेटर है, इससे ज्यादा फंसा, तो जो कैंडिडेट अपनी तैयारी कर रहे हैं उन्हें कुछ ही रेलवे ग्रुप डी का जैसे एग्जाम आने वाला है, तो आप उन्हें कौन सा इनकी नोट से बनाना सही रहता है या अपना रैंडम तैयारी सही रहता है? जो सबसे पहले ना अपने पूरे साल बैठ के अपने अच्छे से हैंड राइटिंग में नोट्स बनाने चाहिए। और रेलवे ग्रुप डी के लिए तो 9th और क्लास 10th की जो एनसीईआरटी की बुक है साइंस की, वो कम्प्लीटली टोटली पढ़ दो। उसे साइंस और 25 नंबर की है, वो कम्प्लीट वही बहुत बेटर है। उसमें थ्योरी है और क्वेश्चन आंसर होती है, दोनों है उसमें। तो जैसे मैथ्स भाई कुछ बच्चे होते हैं कि न्यू तरीके से शुरू करते हैं अपना, और जिन्होंने 12वीं करके कंपटीशन में आना, तो उनके लिए आप क्या कैसे करना चाहिए? देखो पहले तो अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए मैथ का शुरू से लेके आखिरी तक, फिर पेपर टाइम पे उसका रिवीजन लेना चाहिए। तो जैसे कि सर आपने रेलवे में सिलेक्शन लिया है, तो आपने कितने घंटे अपनी स्टडी जारी रखी? देखो मैं जो स्टडी करता था मैक्सिमम 5 या 6 घंटे, उसके बाद में ज्यादा खेलता था मजे से माइंड फ्रेश रखने के लिए। जैसे कि बच्चे होते हैं कि 12 घंटे बैठते लाइब्रेरी में, तो उन्हें लिए क्या करना चाहिए? भाई देखो तैयारी वोटी कर रहे हैं, पर एक नया बच्चा जब कंपटीशन में घुसता है तो उसका दिमाग कभी इधर भैया टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, ये इधर कितने घंटे पढ़ो, तो उसे बुक लो, कुछ भी बुक रख लेता है, तो आप उन्हें कैसे कहें कि कैसे तैयारी करें? देखो जिसको जहाँ से अच्छा से समझ में आता है उसे वहां से पढ़ना चाहिए, लेकिन ज्यादा 12 घंटे तो मैं तो मानता नहीं उस चीज को, क्योंकि थोड़ा ना अपने माइंड को भी थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए, उसके लिए घूमना फिरना खेलना चाहिए, ये बेटर रहता है। तो जी जैसे कि हमें भी बच्चे थोड़ा ना गुमराह होता है इस टाइम पर, जैसे पेपर आता है कि हम घर बैठ के तैयारी करें, अपनी लाइब्रेरी में बैठ के तैयारी करें, तो बच्चे के लिए क्या? देखो जिसका जो जहाँ पे मन रहता है, अगर घर पे अच्छी फैसिलिटी है, कोई शांत माहौल है, तो वहां पे कर सकते हैं, वरना लाइब्रेरी ज्वाइन करना। एक क्वेश्चन है सर, जैसे कि एग्जाम हमारे नजदीक है और बच्चा एग्जाम में बैठता है, तो वहां से उसे हेजिटेशन होने लग जाती है कि वो जो पढ़ा लिखा होता है ना, सबको वो भूल जाए, तो उसके लिए बच्चों क्या करना चाहिए? देखो उसके लिए तो जैसे जैसे आप एग्जाम देते जाओगे ना, तो थोड़ा ना माइंड भी रिलैक्स होता चले जाएगा टाइम टू टाइम। वो तो आपका ना जैसे जैसे आप एग्जाम दोगे तो आपको ना आदत हो जाएगी, एजुकेशन धीरे धीरे ही दूर हो जाएगी। मैं लगभग काफी एग्जाम में फेल हुआ। नहीं सब तो रनिंग स्टार्टिंग होती है तो आदमी फेलियर भी करता है, वो तो बात सही है। तो सर प्रैक्टिस है, जैसे कि भाई एग्जाम आ गया तो बच्चे प्रैक्टिस है निकालना जरूरी है या नहीं? नहीं, निकालना चाहिए प्रैक्टिस है, जो अपनी स्पीड के लिए निकालना चाहिए। तो सर जैसे कि आप अमृतसर वर्कशॉप में स्टेम पद कार्यरत है, तो वहाँ पर आपको जिसकी छुट्टी होती है, इस तरह की ड्यूटी है, अलाउंस दिए मिलते हैं, ओवर टाइम होता है, तो किसी ऐसा बताया मैंने। देखो मैं फिलहाल अमृतसर वर्कशॉप में असिस्टेंट वर्कशॉप के पद पे कार्यरत हूँ और वहाँ पे मैं जो लैब में ड्यूटी रहती है, मैं 9 से 12 ड्यूटी करता हूँ।
तो 9 से 12। 9 से 12, उसमें भी हम 2 या 2.5 घंटे ही काम करते हैं। और ये जो हमें क्वार्टर, जो रेलवे की ओर से हमें क्वार्टर प्रोवाइड किए गए हैं, तो वो आपको प्रोवाइड कर दिए गए या जैसे नहीं कर दिए गए। अच्छा, तो जैसे कि आपका ट्रैवलिंग पास बना है, उसमें ट्रैवलिंग पास होता है, ट्रैवलिंग पास है हमारे पास। जो मेडिकल सुविधा, मेडिकल सुविधा, हमारे मेडिकल कार्ड भी बन चुके हैं। और जो उसमें मेडिकल कार्ड में जो फैसिलिटी होती है, हम अपने माता पिता और जो बेबी और बच्चे उसमें सम्मिलित होते हैं मेडिकल कार्ड में। तो जैसे कि कुछ ऐसी जगह ऐसे वर्कशॉप होते हैं जहाँ पर और टाइम हो जाता है, तो आपके वहाँ भी कुछ ऐसा होता है क्या? नहीं, हमारे वहाँ ज्यादा काम का लोड नहीं है, तो हमारे वहाँ ओवर टाइम नहीं होता है इतना, बहुत कम। नाइट भी नहीं ड्यूटी लगती वहाँ पे किसी की बहुत। और जो वहाँ पे वर्कशॉप में जो स्टाफ है वो भी बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत से वर्कशॉप में क्या अलग होता है। तो जैसे कि छुट्टी होती है तो आपको हफ्ते में कितना छुट्टी मिलता है क्या? तो हमारी देखो, प्रत्येक संडे तो हमारी छुट्टी है, अच्छा, प्रति संडे और सैटरडे हाफ डे हो जाता है। सैटरडे आपको मिलता है। तो सर जैसे कि हम ड्यूटी कर रहे हैं, आप रेलवे में ड्यूटी कर रहे हैं, और आपका मन है कि मुझे किसी और एग्जाम में तैयारी करनी है या अच्छी जो बहुत बड़ा इश्यू पड़ेगी, तो क्या हमें टाइम मैनेज हो पाता है, टाइम मिल पाता है वहाँ पर कि हम तैयारी कर सकें? हाँ बिल्कुल, हमें बहुत टाइम प्रोवाइड होता है, फ्री टाइम बहुत रहता है। और हम ड्यूटी से आने के बाद हम अपने रूम पे आके स्टडी करते हैं अपना, जिस एग्जाम की हम प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बहुत टाइम मिलता है उसके बाद में ड्यूटी के। तो जैसे कि आप वो क्वार्टर एंड का आपको हाँ। मिला हुआ है, तो खाना वगैरह तो आपको खुद ही बनाना हाँ। पड़ता होगा वहाँ में? बस खाना हमें खुद बनाना पड़ता और है। सब रेलवे का है, तो सही है, रेलवे में भी दिया हुआ है। और वर्कशॉप में एक फैसिलिटी और भी है कि हमें खाना 25 रुपए में प्रोवाइड होता है एक थाली। अच्छा, तो आप वहाँ दोपहर का खाना वहाँ पर हाँ, दोपहर का हम वर्कशॉप में खाना खाते हैं। तो जैसे कि भाई ड्यूटी चल रही है तो सर टी टाइम भी मिलता है भाई, हो जाता है ना भाई, चाय का टाइम हो जाता है? हाँ, तो कर्मचारी को चाय का टाइम मिलता है बीच में, 1 घंटा काम करने के बाद ही। तो जैसे कि आपको भाई टी अपनी खुद की वहाँ पे भाई मिलती है, तो उसमें से आपकी कैसे सैलरी कटनी भी होगी थोड़ा बहुत, तो कितना नहीं सैलरी? नहीं, बिल्कुल नहीं कटती। अच्छा, पूरी फैसिलिटी फैसिलिटी है। तो सर जैसे कि मैंने सुना है कि आपने रेलवे ग्रुप डिविजन सिलेक्शन आप कार्यरत हुई, तो आपने यूपी पुलिस भी ज्वाइनिंग कर ली थी, जी। तो उसका कुछ बताएं कि कैसे मैनेज किया? देखो, मेरा रेलवे से पहले इसमें यूपी पुलिस में एज ए कांस्टेबल पद पे ज्वाइनिंग हुई थी। अच्छा अच्छा। और मैं वहाँ ट्रेनिंग पे ही था, फिर मेरा रेलवे का रिजल्ट आ गया था, तो फिर मुझे रेलवे बेटर लगा, इसलिए मैंने यूपी पुलिस से रिजाइन देना सोचा। तो यूपी पुलिस की तैयारी आपने किस प्रकार करी? देखो, वो तैयारी तो मैं ऑनलाइन भी करता था, ऑफलाइन भी करता था, लेकिन मैं घर ना ज्यादा टाइम देता था अपने उसमें सेल्फ स्टडी में। जी, तो जैसे कि आप रेलवे में हैं और आपने यूपी पुलिस की जॉब छोड़ दी, तो आपको उसमें क्या अलग लगा कि आपने यूपी पुलिस छोड़ के? कि बहुत से बच्चे होते हैं ना, कि उन्हें फोर्स की नौकरी करना पसंद होता है, भाई मैं पुलिस में हूँ, ऐसा एक फोर्स होता है, तो इसमें क्या डिफरेंस है कि देखो, पुलिस और रेलवे? सबसे पहले तो ड्यूटी का टाइम दोनों का, रेलवे का ड्यूटी का टाइम कम है और पुलिस में ज्यादा ड्यूटी करनी पड़ती है। और सबसे बेटर है कि छुट्टी रेलवे में ज्यादा है। हाँ जी। और रेलवे में प्रमोशन भी फास्ट है। फिर हाँ, प्रमोशन बढ़ती है तो बात। प्रत्येक 2 साल में प्रमोशन। हाँ, जैसे कि यूपी पुलिस में हमने सुना है कि 10 साल में हेड कांस्टेबल होते हैं। और मैंने सुना भी है कि यूपी पुलिस में 12-12 घंटे 24 घंटे करनी, रेलवे में तो 8 घंटे की नॉर्मल ड्यूटी होती है। नॉर्मल ड्यूटी। जैसे कि हमने सुना है कि जैसे कि हम कोई फोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, तो जब उसमें से हम रिजाइन देते हैं तो उसमें कुछ पे करना पड़ता है, तो आपने भी ऐसे किया? हाँ, ये बिल्कुल आपने सही सुना है। और मैंने यूपी पुलिस में मैं ट्रेनिंग पे ही था, और मैंने 20 दिन ट्रेनिंग की है वहाँ पे। तो वहाँ पे मैंने जब डिजाइन दिया तो मैंने 31,000 के समथिंग पे किया है वहाँ पे। और हमें जो जितना पे करना पड़ता है वहाँ पे, हमें अपनी सैलरी और जी 863 रुपए पर डे का चार्ज देना पड़ता है छोड़ने का। जी, यानी कि सैलरी जो हमारी मांगते हैं वेतन की, वो भी हमको जमा वो भी करनी जमा पड़ेगी। ही करनी पड़ेगी। हाँ। तो सर जैसे कि हमें पता है कि भाई जैसे ये ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है, या हम कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस का एग्जाम आने वाला है, तो उससे पहले बच्चों को अपने किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए? देखो, सबसे पहले तो बच्चों को देखना चाहिए कि हमारा क्या टॉपिक वीक है। तो एग्जाम टाइम पे हमें उसे बार बार प्रिपरेशन करना चाहिए उस वीक टॉपिक की जिसमें हम वीक है, इसलिए। तो जैसे कि बच्चे होते हैं भाई, उनकी रिजल्ट आता है, उनका सिलेक्शन हो जाता है, तो कुछ बच्चे होते हैं उन्हें पता नहीं रहता कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं,
तो जैसे कि आपकी ज्वाइनिंग हुई थी तो आपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के तौर पर आपको वहाँ पर क्या क्या लेके जाना पड़ता है? देखो ज्यादा कुछ नहीं, जिस डॉक्यूमेंट बेस पे वैकेंसी निकलेगी सिर्फ मैक्सिमम वही डॉक्यूमेंट लेके जाना। वो 10वीं बेस पे थी, अच्छा। तो 10वीं बेस पे सिर्फ ओनली वो 10th की मार्कशीट पे ज्यादा ध्यान दे रहे थे, बाकी और किसी चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। तो वहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ते हैं या फोटो कॉपी से? दोनों लेके जानी पड़ती है। दोनों लेके जाने पड़ती है। बोलिए। तो देखा आपने हमारे साथ जो कैंडिडेट उन्होंने अपनी सफलता करा बताया आपको कि जैसे उन्होंने यूपी पुलिस में सिलेक्शन लिया और रेलवे ड्यूटी में वो कार्यरत है और उन्होंने कैसे उसमें सिलेक्शन लिया। इसे ही आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसे ही हम न्यू चैनल से आपको मिलवाते रहेंगे और आपको मोटिवेट करते रहेंगे कि किस प्रकार आप अपने एग्जाम की तैयारी करें और अपनी सफलता पाए। धन्यवाद सर।